फीमेल्स में ड्यूरिंग द पीरियड्स जो लोअर बैक पेन होता है, Yes. उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्येष्ठमध का चूर्ण, ज्येष्ठमध पाव चम्मच दोनों दिन में 4-5 बार खाए। वो खाने के बाद 5 to 7 मिनट में पेन चला जाता है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से काफी बैक में दर्द होता है, बट रात होते होते ना वो पेन ज्यादा डबल हो जाता है। ये ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ वर्क एंड हैबिट्स, मसल का पूरा जो मसल्स है, पीठ के जो मसल्स है, मल्टीफिडस मसल है, ग्लूट्स के मसल है, क्वार्टर्स ऑफ लंबोरम के दोनों साइड के जो मसल्स है, वो मसल शॉर्टनिंग पे चले जाते हैं। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग साइटिका, इफ द पेशेंट इज डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन और डिस्क प्रोट्रूजन है तो आप इंटरकोर्स। तो अगर 5 मिनट में रिलीफ चाहिए बैक पेन से तो क्या करना चाहिए सर? एनी फीमेल, अ मैरिड फीमेल, उसको साइटिका का प्रॉब्लम है, उस समय क्या बच्चा प्लान करना चाहिए? पेन के वजह से बहुत बार एबॉर्शन हो जाते हैं। अरे बाप रे। ऐसे केसेस देखे हैं मैंने खुद में। 2-3 पेशेंट अबॉर्ट हो गए बिकॉज ऑफ सीवियर पेन। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राव्या सारडा। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो है सुप्रसिद्ध डॉक्टर विराज भंडारी। ही इज आयुर्वेदिक डॉक्टर इनटू स्पाइन ट्रीटमेंट, जो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किसी ऑपरेशन के स्पाइन ट्रीटमेंट करते हैं। रीढ़ की हड्डी की जो भी समस्याएं हैं वो सारी बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के ये इसे ठीक करते हैं। सो आज हम जितना भी हमें बैक प्रॉब्लम, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फेस बैक प्रॉब्लम एवरी डे बिकॉज आई डू, एंड आज हमें डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि क्यों रीढ़ की हड्डी की हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, व्हाट आर द कॉजेज़, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा लेप लगाना चाहिए। बहुत बारीकी से हम रीढ़ की हड्डी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विराज भंडारी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ग्रेट। सर, जैसे मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम है, जो बैक प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। मेजर कॉजेज अगर मैं आपसे पूछूं, वहीं से शुरू करते हैं कि मेजर कॉजेज क्या है, बैक प्रॉब्लम क्यों होता है इतना? बैक प्रॉब्लम होने का रीजन जो है, पहले डाइटरी एक्शन क्या लेते हैं आदमी लोग जी। सेकंड वन इज पोस्चर, थर्ड वन इज मैकेनिकल इंजुरी एंड फोर्थ वन इज पोस्चर। फर्स्ट वन, डाइट में बहुत बार क्या होता है, लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। कभी कभी हम लोग पार्टी में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखो आजकल होटल्स का प्रमाण इतना बढ़ गया है, उसके वजह से हॉस्पिटल के प्रमाण बढ़ गए। अच्छा, सही है। आज लोगों का खाने का ढंग जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। एक तो लोग बार बार खाना खा रहे हैं, मैं तो खाना ही नहीं खा रहे, वड़ा पाव पे जीवन चल रहा है लोगों का। जी। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो होटल में गए या घर पे ज्यादा तरह की अलग अलग पकवान खा रहे हैं। हमारे कंट्री में जो पकता है, हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में, हमारे देश में जो पकता है वही खाना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड आप कह रहे हैं, जंक फूड का ज्यादा है, पिज्जा फूड, अलग अलग तरीकों का खाना, और वो कैसे पका रहे हैं उस हिसाब से वो फूड इनडाइजेशन क्रिएट करता है बॉडी में। और दूसरी बात है कि सही टाइम पे खाना। बहुत लोग क्या होता है, सुबह 9-9:30 बजे खाना चाहिए और शाम का खाना 6-6:30 बजे चाहिए। आज लोग दोपहर को 1:30-2 बजे, रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं। कभी कभी 12-1-2 बजे तक लोग जोमेटो पे ऑर्डर देके खाना खाते हैं। उसके वजह से इनडाइजेशन होना, उसके वजह से इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, और उसके वजह से गैसेस बन जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, पाइल्स की तकलीफें होती है, और उसके वजह से बैक पेन। बहुत बार कुछ पेशेंट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमतरता होती है बिकॉज ऑफ हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से आहार रस से रक्त तैयार होता है, रक्त से मांस तैयार होता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से ओज। ये जो क्रिया है बनने की, वो पूरी क्रिया बनते समय हम खाना सही ढंग से, सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं। उसके वजह से बहुत बार विटामिन
विटामिन डी की कमतरता होती है, CRP बढ़ जाता है, सीरम रिएक्टिव प्रोटीन शरीर में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसके वजह से बैक पेन होना, छोटे छोटे सांधियों में वेदना होना, मसल का पेन चालू होना और बहुत बार कुछ लोगों को बुखार रहता है, वो बुखार कम से कम 1.5-2-3 साल तक भी चलता है, साल तक। फीवर आप कह रहे हो? यस, मतलब लगातार फीवर रहता है? लगातार फीवर, उसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में। और मैंने बहुत केसेस देखे हैं, उसको मसल पेन रहता है, लोगों को लगता है लेकिन हाथ लगाए तो पेन नहीं रहेगा, लेकिन हाथ लगाए तो टेम्परेचर नहीं रहेगा, लेकिन उन लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती है, उनके टंग के ऊपर पूरा व्हाइट शेड का एक पैच रहता है, पेट साफ नहीं होता है और अंगमर्द मतलब क्या, पूरी बॉडी में दर्द हमेशा रहता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन टाइम हुआ इसलिए वो खाना खाते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर। और वो जीर्ण ज्वर के वजह से बहुत बार बुखार दीर्घकालीन रहने के वजह से हड्डियों में वेदना, फिर कभी कभी रीढ़ की हड्डियों में वेदना रहती है, कभी कभी शोल्डर में वेदनाएं रहती है, कभी कभी नीज के ऊपर वेदनाएं रहती है। वैसे ये खाना सही टाइम पे खाना चाहिए और सही ढंग से पकाया हुआ खाना चाहिए। एक हो गया खाने वाला प्रॉब्लम। दूसरा है पोस्चर। बहुत बार हम लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके वजह से लोग टिपॉय के ऊपर तो जी 12 18 घंटा लोग बैठते हैं, गलत तरीके से लैपटॉप का इस्तेमाल, गलत तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल। आज देखो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लोग 3 4 5 घंटा मोबाइल देखते हैं, उसके वजह से नेक में हम्प आ जाता है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत बार नेक का पेन रहता है, सही तरीके से न बैठने के वजह से बहुत बार कमर में जकड़न आती है। तीसरा प्रॉब्लम है फटक से कोई मूवमेंट करना, पोस्चरल पेन। अच्छा, बहुत बार हम लोग सुबह उठने से रात तक बहुत मूवमेंट करते हैं, जैसे कि गादी से उठना, चलना, ऑफिस में बैठना, कार में बैठना, तो ये मूवमेंट करते नॉन स्टॉप मूवमेंट कम से कम 300 से 400 मूवमेंट करते हैं दिन भर में। और वो मूवमेंट करते समय हम राइट साइड रोटेट करने के बाद कुछ तो भी गलत तरीके से उठाया कोई भी चीज और उसके वजह से झटका बैठ गया, मसल पुल हो गया। मसल पुल के साथ गादी भी पुल हो जाती है, 2 रीढ़ में की हड्डी पुल हो जाती है और उसके वजह से पेन होता है। रोटेटरी मूवमेंट फास्ट करना, अच्छा, क्विक सडन ऑफ एक्शन, 1 सेकंड में 3 मूवमेंट करना, उसके वजह से गादी बाहर आती है और वो मैकेनिक इंजुरी वहां पे होती है। और उसके वजह से बाहर आती है, मतलब रीढ़ की हड्डी की आप कह रहे हैं? रीढ़ की हड्डी में पूरे 33 वर्टेब्रल सेगमेंट है, 33 वर्टेब्रल सेगमेंट के बीच में एक पानी की गादी रहती है। अच्छा, और वो पानी की गादी जो है वो बाहर आती है, बाहर आने के बाद लोगों को मसल पुल होता है, वहाँ के लिगामेंट्स, वहाँ इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ फास्ट मूवमेंट। और दूसरी बात है कि जिसमें कोई गिर गया है, चलते समय रास्ते पे गिर गए या एक्सीडेंटल ट्रॉमा कुछ हो गया, उसके वजह से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, उसको हम अगंतुज बोलते हैं। दोषों के वजह से होने वाले खाने पीने की तरीका या मानसिक साइकोलॉजिकल इमोशंस चेंज हो गए बिकॉज ऑफ हेवी स्ट्रेस, ज़्यादा विचार किया, ज़्यादा चिंता की, ज्यादा मन में विचार आ रहे हैं और उसके वजह से इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मसल पेन होता है, मसल में स्वेलिंग आ जाती है। ओके, ये सब कारण है आज बढ़ रहा है उसके वजह से। सर, सुबह से हम देखते हैं, आपने अभी पोस्चर वाली बात की और फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से काफी बैक में दर्द होता है, बट रात होते होते ना वो पेन ज्यादा डबल हो जाता है, ये ऐसे क्यों होता है? बहुत बार क्या होता है, हम लोग जैसे बैठते हैं, हर एक का स्टाइल अलग अलग रहता है, हर एक का काम करने का तरीका अलग रहता है। एक ध्यान में रखना, कुछ लोग ज्यादा देर खड़े, स्टोर पे काम है तो स्टोर पे खड़ा रहते हैं, कुछ लोग बैठते तो इतना देर बैठते हैं कि वो उठते ही नहीं है। कितना भी उनको बोले कि 1 घंटे के बाद उठना है, लेकिन आदमी का क्या रहता है, एक बार दिमाग में काम रह गया तो खाने का भी कभी कभी सोचते हैं, दोपहर का खाना भी स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ वर्क एंड हैबिट्स। वो मसल का पूरा जो मसल्स है, पीठ के जो मसल्स है, मल्टीफिडस मसल है, ग्लूट्स के मसल है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम के दोनों साइड के जो मसल्स है, वो मसल शॉर्टनिंग पे चले जाते हैं और उसके वजह से बहुत बार वहाँ पे स्टिफनेस और थोड़ा सा एक आकड़न रहती है और उसके वजह से रात को आने के बाद फिर थकावट महसूस होती है कि एक लिथार्जी होता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय पेशेंट जो भी लोग हैं कि जिनको ऐसे महसूस होता है कि रोज रात को आने के बाद कमर
थक जाती है, उन्होंने विपरीत करनी नाम का एक आसन है। विपरीत करनी मतलब क्या, आपको 2 बोस्टर्स लेने हैं, 2 पिलोज लेने हैं, वॉल को लगाना है और बोस्टर्स के ऊपर आपका बटक्स रख देना है। अच्छा। और दोनों पैर वॉल के ऊपर रखेंगे, दोनों पैर पूरा वॉल के तरफ रहेंगे, बटक्स का भाग पिलो के ऊपर रहेगा। तो कम से कम 7 to 8 मिनट वैसे सो गए तो इट इज अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट कि पेशेंट का पूरा थकान चला जाता है, दिन भर का जो भी मसल का स्टिफनेस है वो पूरा चला जाता है। सेकंड थिंग, आपको स्ट्रेचिंग, हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करना है कि जैसे हाथ को स्ट्रेच कर दिया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पैरों को स्ट्रेच कर दिया, सूर्य नमस्कार एक मार दिए। एक सूर्य नमस्कार मारते समय एक 10 से 15 सेकंड तक रुकना है एक पोजीशन में। ऐसे सिंपल आप सिंपल फॉर्म में एक्सरसाइज कुछ करते हो रात को आने के बाद, ऑफिस के आने के बाद, तो तुरंत आपका स्पाज्म चला जाता है, आखड़न चली जाती है एंड यू मेक अगेन योर बॉडी इज हैप्पी। जी जी जी। कुछ शवासन कर सकते हैं वैसे बोस्टर का। शवासन में भी? यस, ओके सर, बट इफ आई आस्क यू कि अगर 5 मिनट में, जैसे किसी के पास टाइम ही नहीं है, अब काम पे लगना है फटाफट, एंड दैट इज व्हाई आप देखते हैं कि कुछ ना मार्केट में ऐसे स्प्रे वगैरह भी अवेलेबल है जो कहते हैं कि 5 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाएगा इससे। तो अगर 5 मिनट में रिलीफ चाहिए बैक पेन से तो क्या करना चाहिए सर? विपरीत करनी करेंगे 5 मिनट तो पेन कम हो जाता है। एक ध्यान में रखो, स्प्रे मारने के बाद वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा, लेकिन वो कायम स्वरूपी उसमें राहत नहीं मिलेगी। अच्छा। 100% राहत नहीं मिलेगी। तो उसको कंपलसरी एक थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कंपलसरी करना है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। विपरीत करनी करो, उसके साथ कुछ सूर्य नमस्कार करो या कुछ एक्सरसाइज ऐसे करो कि जिसमें आप स्ट्रेंथ करे आपके मसल को। जी जी जी। तो और दूसरी बात क्या है कि शवासन भी करते हो, एक बोस्टर लेना है, एक सिंगल बोस्टर ले लो, बोस्टर के फर्स्ट 1/3 पार्ट पे बैठना है, बटक्स का भाग बोस्टर के ऊपर रहेगा, दोनों पैर सीधे करना है, पीठ का भाग जमीन पे फ्लोर पे रखेंगे। तो ये शवासन से दीर्घ सांस लेनी है, सांस छोड़नी, पैरों की तरफ सांस छोड़ेंगे, घुटनों की तरफ सांस छोड़ेंगे, जहाँ पे दर्द है वहां पे सांस छोड़ेंगे। इसको न्यास बोलते हैं ये मेथड को। तो उससे पूरा दिन का पूरे जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन आए हैं मसल में, जहाँ पे हमारे ब्लॉकेजेस हुए हैं, वो पूरा धीरे धीरे वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है। 100% यू फील बेटर। ओके। विद इन 5 मिनट का शवासन करो सिर्फ। अच्छा, सो कोई लेप या ऐसे, जैसे अभी मैंने स्प्रे की बात करी, कोई लेप भी होता है जिसकी वजह से बैक पेन में रिलीफ आता है? बेसिकली एक ध्यान में रखो, बैक पेन क्यों है और रूट कॉज पता है तो हम लोग लेप का इस्तेमाल अच्छा तरह से कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत बार कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेन है तो वहां पे आपको गर्म पानी पीना है गुनगुना। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये बैक पेन किस वजह से है। आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से बैक पेन है तो आप रात को सोते समय आधा कप गुनगुना गर्म पानी, 2 चम्मच एरंडा तेल पियो। आपका मूळव्याध पाइल्स की वजह से बैक पेन है तो आप टेक अ हॉट वाटर स्टीम इन द एनस एरिया, तो वहाँ का बैक पेन चला जाएगा। काशी सादी तेल नाम का एक ऑयल है, वहाँ एनस के ऊपर लोकल एप्लीकेशन करो इफ देर आर पाइल्स एंड ड्यू टू पेन इन द बैक। थर्ड वन थिंग, आपको मुंह खड़ा है और उसके वजह से बैक पेन है तो आप कुड़ित जो रहता है, हुलगा कुड़ित, हुलगा बोलते हैं मराठी में, तो उसका वरण पी लो, दाल पी लो हफ्ते में 2 बार। गन्ने का जूस ले लो आधा कप, हरी इलायची ले लो, हरी इलायची 2 हरी इलायची खाओगे तो तुरंत बैक पेन कम होता है इफ देयर इज अ पेन ड्यू टू किडनी स्टोन। अच्छा, थर्ड वन, हरी इलायची से भी होता है? हरी इलायची से, बट पेन ड्यू टू किडनी स्टोन। जी जी। थर्ड वन थिंग, स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी तकलीफ है, पेन कमर से लेके पैरों तक आ रहा है तो उस समय आपको छोटे छोटे एक्सरसाइज करना है। वहां पे जकड़न है, अखड़न है और दर्द है तो वहां पे आप बजरंग लेप जैसा लेप मार्केट में मिलता है तो वो बजरंग लेप आप लगाइए गर्म पानी में। वो मैंने ट्राई किया है बजरंग लेप। यस, इट हेल्प्स। वैसे बजरंग लेप आप लगा सकते हो जिसमें बैक पेन ड्यू टू साइटिका के वजह से बैक पेन है तो आप एक एमिटी लंबर नाम की एक्सरसाइज है, हमने यूट्यूब पे डाले हैं, 5 एक्सरसाइज है, वो आप एक्सरसाइज करोगे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका पेन फ्री हो जाता है। अच्छा, इफ द अटैक इज कम ऑफ साइटिका। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको बैक पेन किस वजह से हो रहा है
तो उसकी रेमेडी चेंज हो जाती है। हर एक को सबका इलायची से- रीजन अलग होता है, मतलब Yes. जरूरी नहीं है कि आपको जो जिस रीजन की वजह से बैक पेन है वो सेम रीजन मेरे लिए भी है। बराबर है। सो द रीजन इज डिफरेंट और वो रीजन को पकड़ना है। व्यक्ति सापेक्ष ट्रीटमेंट अलग अलग है, सबका प्रकृति हर एक की अलग है, जी। हर एक का रीजन अलग है, हर एक की ट्रीटमेंट अलग है। जी। यही खासियत है हमारी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पाइन डिसऑर्डर। आपका डायग्नोसिस सही है तो पेशेंट को फर्क पड़ेगा। इफ योर डायग्नोसिस इज रॉन्ग, पेशेंट को राहत नहीं मिलती है। जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैक पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायग्नोसिस पहले होना चाहिए कि किस वजह से बैक पेन है। कभी कभी कुछ पेशेंट में 3-4 बीमारियों के साथ बैक पेन रहता है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत बार किडनी ट्रांसप्लांट किया है और उसके वजह से बैक पेन है, लेकिन बुखार है उसके वजह से भी बैक पेन है, और कॉन्स्टिपेशन है अच्छा, उसके वजह से भी बैक पेन। तो तीनों को दवाई देनी अलग अलग पड़ती है, तो ही वो बैक पेन चला जाता है। जी जी सर, आपकी बात एकदम सही है। सर एक हम जब बैक पेन होता है ना तो अभी जैसे स्प्रे की बात करी तो कई बार बाम लगाते हैं, कई बार मसाज करते हैं। तो इज देयर अ वे टू डू मसाज? करना चाहिए बैक पेन के लिए मसाज की ओनली स्प्रे लगा दिया या लेप लगा दिया, या जैसे आपने कहा बजरंग लेप लगा दिया, कि उतना सफिशिएंट है? ये देखो, पहली बात है कि हम लोग डीजेनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन, तकलीफ कुछ भी नहीं है लेकिन हल्का हल्का बैक पेन होता रहता है। ये सिम्टम पेशेंट लेके आ रहा है सपोज जी कि मेरे को हल्का हल्का बैक पेन है, कमर में दर्द है, स्पेसिफिक कमर में दर्द लगता है, थोड़ा चलने के बाद दर्द होता है, फिर कुछ देर के बाद दबाने के बाद अच्छा लगता है। जी, मेरे को दबाने के बाद अच्छा लगता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है दबाने के बाद दर्द ज्यादा होता है। किसी ने भी मेरे को कमर में दर्द थोड़ा सा मालिश किया तो मेरे को दर्द बढ़ रहा है, वो पेशेंट में मालिश नहीं करना है। जिस पेशेंट में दबाने के बाद अच्छा लगता है, जिनको कुछ कॉटन या कुछ दुपट्टा बांधने के बाद अच्छा लगता है, उसमें मसाज करना है। ओके। इट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब किसमें करना है और नहीं करना है। तो बैक पेन में मसाज करते समय हमेशा ध्यान में रखना है, गर्दन में से मसाज चालू करना है, गर्दन में से मसाज करते करते धीरे धीरे कमर तक रीढ़ की हड्डी से नीचे आना है, नीचे की तरफ। दोनों हाथ नीचे आपको मसाज करना है जी। नीचे की तरफ। वैसे कमर में से लेके पैरों तक नीचे की तरफ आप मसाज करोगे। ऊपर से लेके नीचे तक जाना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। मसाज करते समय ऊपर से नीचे तक आपको आना है। और मसाज करते समय हम अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट में डिजेनरेटिव्ह चेंजेस, बहुत झीज झाली है, मराठीमध्ये बोलतात झीज झाली है, डिजेनरेटिव्ह चेंजेस हुए हैं, बहुत खड्डे गिर गए। जो लोग बहुत काबड़ कष्ट करते हैं उनके खड्डे गिरे मतलब हड्डियों में खड्डे हो गए, हड्डियों में खड्डे गिर गया, हड्डियों में ऑस्टियोफाइट आई है, डिजेनरेटिव चेंजेस है। उसमें आप क्षीरबला तैल इज द मेडिकेटेड ऑयल, क्षीरबला तैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षीरबला तेल ये कहाँ आयुर्वेदिक कोई भी फार्मेसी में मिल सकता है, जिसमें कमर दर्द में स्वेलिंग रहता है और साइटिका पेन रहता है। उसमें आप कोटम चुक्यादी तेल नाम का एक तेल है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट उसके है। कुछ पेशेंट में ट्रॉमा हो गए, गिर गए, मोच आ गई है और उसके वजह से बैक पेन है, तो वहाँ पे पिंड तेल नाम का मेडिकेटेड ऑयल मिलता है मेडिकल में, तो वो इस्तेमाल करेंगे। जिनमें बहुत बार मैंने बोला कि दबाने के बाद दर्द बढ़ता है, दबाने के बाद दर्द बढ़ता है, उसमें आप क्या करो, घर में एक कढ़ाई लेना है, पैन लेना है, पैन के उसके ऊपर एरंडी की पत्ते, एक 20-25 एरंडी के पत्ते लेने हैं, निरगुड़ी के पत्ते डालने हैं, लहसुन की पाकड़ी 2 डालना है, खोबरा 2 चम्मच उसमें डालना है, सेंधव नमक 1 चम्मच डालना है। ये सब फ्राई करना है अच्छी तरह से, और फ्राई करके एक रुमाल में बांध के लेना है। और दूसरे पैन के ऊपर मोहरी, राई का तेल गरम करना है, वो पोटली उसके में गरम करनी है, और उसका शेक आप कमर में दोगे तो वो पेन तुरंत चला जाता है। विदिन हर रोज वो शेक आप 15 मिनट दोगे रात को, तो इट इज अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव मेडिसिन। इसको हम लोग पत्र पोटली स्वेद बोलते हैं। पत्र पोटली, पत्र मतलब निरगुड़ी के पत्र, एरंडा के पत्र, शेवगा के पत्र, सेंधव नमक, लहसुन, खोबरा। शेवगा मैं ऑडियंस को बता दूं, शेवगा मतलब ड्रमस्टिक बोल रहे हैं आप यहाँ पे, है ना? ड्रमस्टिक के पत्ते, ड्रमस्टिक के पत्ते विच इज मोरिंगा, मोरिंगा लीव्स, जो मोरिंगा जूस पीते हैं, और मोरिंगा, ठीक है। उसके साथ जिन लोगों में बहुत बार फ्रैक्चर्स है और जिनके मसल शॉर्ट हो जाते हैं, मसल एकदम बारीक हो जाते हैं, हाथ पैर बारीक हो जाते हैं कमर दर्द की वजह से, वहाँ पे हम लोग पिंड स्वेद का इस्तेमाल करते हैं। पिंड मतलब क्या,
तर जो अपना राइस रहता है षष्टिशाली राइस जो रहता है, लाल कलर का राइस आता है देखो, रेड राइस, तंदुल, वो तंदुल को दूध में गर्म करना है और वो दूध में हम लोग दशमूल मतलब 10 मूल डालते हैं। वो मेडिकल में मिलते हैं, दशमूल बोलेंगे, 2 चम्मच डाल देना। उसमें अनंत मूल, मंजिष्ठा, शतावरी, अश्वगंधा, ये सब चीजें राइस में डालनी है। राइस पकाना है और राइस पकाने के बाद उसको पोटली में बांधेंगे, दूध गर्म करेंगे एक साइड में, गाय का दूध, वो पोटली दूध में भिगोएंगे और वो गरम गरम सेक पूरे पैर को देंगे। मस्कुलर पेन, जिनमें मसल बारीक हो गए हैं, चलने में थक जा रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं चल पा रहा हूँ, पूरे बॉडी में ड्राउजीनेस है, कुछ भी नहीं, उठने की इच्छा नहीं है, उसमें आप वो आधा घंटा शेक पूरे पैर को, पूरे पीठ को, पूरे रीढ़ की हड्डी को देना है। उसको पिंडा श्वेत बोलते हैं। वो घर में कर सकते हैं या आपको कोई आयुर्वेदिक वैद्य है आपके घर के आजू बाजू में, उनके पास जाके एक कम से कम 11-15 दिन आप करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ तीसरा प्रकार है घर में कर शेक, स्टीम। जिनके साइटिका पेन है, जिनके कमर बार बार अखड़ जाती है, घर में स्टीम कैसे लेंगे सर? हमारे घर में, सबके घर में कुकर रहता है, कुकर का सीटी निकाल देने का, सीटी निकाल के उसके ऊपर हरा पाइप लगाना है और कुकर में दशमूल 2 से 3 चम्मच, मेडिकल में मिल जाएगा, एरंडी का पत्ता 2 से 3, निरगुड़ी का पत्ता, शेवगा, ड्रमस्टिक का पत्ता, ये सब पत्ते उसमें डालने हैं। गैस गरम करना है, पूरे फुल रखना है गैस की फ्लेम, और उसके बाद एक 20 मिनट के बाद वाफ आना स्टार्ट होता है जी। वो हरे पाइप को झटक के लेना है, बहुत बार पानी नहीं तो आंख पे लग के बहुत बार कुछ लोगों को बर्न होता है जी। तो वो पूरे शरीर को गर्दन से लेके पैरों तक 20 मिनट से 30 मिनट तक वाफारा देना है, स्टीम देना है। और ये स्टीम दोगे तो 90% लोगों की तकलीफें कम हो जाती है जी जी जी। इट इज अ वेरी यूनिक एंड एंसाइंट ट्रीटमेंट पार्ट, स्वेदन चिकित्सा। कितना आयुर्वेदिक इंडिया में, हमारे भारत में कितनी सारी ऐसी दवाइयाँ, जैसे आप मोरिंगा की बात कर रहे हैं, मोरिंगा के कितने बेनिफिट्स हैं। बराबर है ना? उसमें दमा के लिए भी बहुत अच्छा मोरिंगा इस्तेमाल होता है, कावड़ी में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। हम लोग जिनको दम लग जाता है, स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, उसमें मोरिंगा का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार उनका दम लगना तुरंत कम होता है। सर ये उपाय तो आपने बहुत अच्छे बताए। एक बात बताइए सर, फीमेल्स में जैसे ड्यूरिंग द पीरियड्स जो लोअर बैक पेन होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट 2 days तो बहुत मेजर पेन होता है। जिन महिलाओं में पेन ज्यादा है उसको हम लोग वातज प्रदर बोलते हैं, जिनमें 1 से 2 दिन ही पीरियड का फ्लो रहता है, क्लॉट गिरते हैं, रक्त का रंग जो है ब्राउनिश ब्लैकिश रहता है और उसमें पेन ज्यादा रहता है। पित्तज प्रदर जो है उसमें 5 से 6 दिन प्रदर होता है, फ्लो ज्यादा रहता है, रक्तवर्णी रहता है, उसमें भी पेन 30 to 40% रहता है, लेकिन वातज प्रदर में 90% पेन रहता है। और कफज प्रदर जो है उसमें पेशेंट को सिर्फ सोना लगता है, मैं दिन भर सो जाओ पीरियड आने के बाद, उसमें पेन नहीं होता, उसमें पेन नहीं रहता है। उसमें सिर्फ सोने का लगता है, स्वेलिंग आता है शरीर के ऊपर। तो जहाँ पे उनको दर्द है, ज्यादा दर्द है, वातज और पित्तज जैसे दोनों लेडीज महिलाओं में ज्येष्ठमध का चूर्ण, ज्येष्ठमध, सैंधव नमक, पाव चम्मच दोनों दिन में 4-5 बार खाए तो विद इन वो खाने के बाद 5 to 7 मिनट में पेन चला जाता है। ओके, इट इज अ वेरी एंसाइंट गुड मेडिसिन, ज्येष्ठमध और सैंधव नमक। उसके साथ आप दशमूलारिष्ट 3-3 चम्मच खाना खाने के बाद 3 महीने तक लेना है। पीरियड एक बार नॉर्मल आ गए, 4 दिन का फ्लो हो रहा है, 2 से 3 पैड लग रहे हैं पर डे, क्लॉट्स नहीं है तो दवाई बंद कर देना। दशमूलारिष्ट बहुत अच्छा मेडिसिन है। उसके साथ आप 2 खारीक कंपलसरी, सुबह 2 खारीक, शाम को 2 खारीक खाना है। बता दूं सर, जब खारीक की बात कर रहे हैं तो जो हमारा ड्राई खजूर होता है दैट इज कॉल्ड खारीक। यस, हम लड्डू में इस्तेमाल करते हैं। खारीक इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ बल्य है, वो ताकत बढ़ाती है। खारीक जो है वो ड्राई खारीक, उसके अंदर गुठलियां रहती है और वो गुठलियां जो है उसकी गुठलियां का भी अच्छा गुण धर्म है। जिनको रांजनवाड़ी आती है, आंखों के उधर रांजनवाड़ी आती है, वो खारीक का भी हम लोग मिरी पूड़ के साथ घिसना है और वो रांजनवाड़ी को लगाएंगे, तुरंत रांजनवाड़ी कम होती है। और वो खारीक 2 महिला ने सुबह और शाम खाएंगे तो उनकी तबीयत अच्छी भरती है, खून अच्छा बनता है और पीरियड अच्छे बहते हैं और उसके वजह से पेन कम होता है। जी 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 सर, ये बहुत ही बेनिफिशियल बात करी आपने सारी लेडीज के लिए, और मेजर ये प्रॉब्लम होता ही है, मेजरली ये प्रॉब्लम होता है। सर अब बात करते हैं, जब हम बैक
पेन की बात कर रहे हैं तो कई बार ना जिमिंग जब जाते हैं तो जिमिंग की वजह से ना क्लॉट्स हो जाते हैं यहाँ पर। बराबर। सो वो क्लॉट्स कैसे हटेंगे सर? इधर विद द मसाज ओनली वो क्लॉट्स हटेंगे या वो क्लॉट्स हटाने के लिए बेसिकली फेशियल मैनिपुलेशन नाम का एक ट्रीटमेंट है। फेशियल मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, मसल को रिलीज करते हैं, कैलोजन फाइबर्स और फेशिया जहाँ जहाँ पे नोड्स बन गए, नोड्स बनने का कारण है लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ तो भी मिसअलाइन हुआ है वहाँ पे। बहुत बार वहाँ पे गुठलियाँ बनती है और वो गुठलियाँ निकालने के लिए 2 ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द फेशियल मैनिपुलेशन विच रिलीज दैट मसल, रिलीज दैट लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड सेकंड वन इज ISTM, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन दैट इज द वो यूएस के प्रोब है, वो प्रोब से वहाँ के मसल को हम लोग घिसते हैं विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड दैट नोड विल बी रिलीज। ओके, इट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। जी 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 सर, साइटिका के बारे में आप बात कर रहे थे, आपने साइटिका काफ़ी अभी नाम भी लिया। साइटिका एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं आजकल बहुत बढ़ रहा है, अमेरिका में भी काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। सो ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए मैं पूछना चाहूँगी साइटिका है क्या, ये क्यों होता है ये प्रॉब्लम साइटिका का? तो बेसिकली साइटिका जो है, साइटिका का मतलब क्या है, तो साइटिक नर्व जो है वो पिंच हो जाती है। साइटिक नर्व मतलब क्या है, लंबर में 5 वर्टेब्रल सेगमेंट है जी। प्रत्येक वर्टेब्रा, ईच वर्टेब्रा के बाजू में से नर्व गई है और जो नर्व गई है, बहुत बार क्या होता है, गादी जो है न्यूक्लियस पल्पस, एन्युलस फाइबर है, एन्युलस फाइबर के बीच में न्यूक्लियस पल्पस चकती जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चकती फिसल जाती है और वो 5 ग्रेडेशन में फिसल जाती है। ये देखो ये फिसल गई है, राइट। वो फर्स्ट ग्रेड में फिसल गई अंदर के अंदर, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। उस 4 दिन पेशेंट को बहुत सीवियर पेन रहता है। और जब भी ट्रॉमा होता है, जब भी कुछ पेशेंट उठाता है, कुछ चीजें रखता है, पुश पुल करता है, उस समय क्विक सडन ऑफ एक्शन के वजह से, टॉर्क फोर्स के वजह से गादी बाहर आती है और वो गादी बाहर आने के वजह से पेन स्टार्ट होता है। विद इन एक 3 to 5 डेज में वो पेन अपने आप चला भी जाता है। सिर्फ उसमें रेस्ट लेना है पेशेंट ने। फर्स्ट साइटिका का फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड में और गादी बाहर आ गई, और गादी बाहर आने के बाद एवरी पेशेंट, दैट टाइप ऑफ पेशेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस इन द बैक, सुबह उठने के बाद आधा घंटा स्टिफ होती है बैक, ये सिम्टम रहेगा तो दैट इज द सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में और गद्दी बाहर आती है और उसके वजह से डिस्क बाहर आती है, उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन में पेशेंट को मूंगी आती है पैरों को जी। पेशेंट को झिंझिनाहट होती है और वो झिंझिनाहट स्पेसिफिक होती है मैम। मतलब क्या है, मांडियों में थाइस के ऊपर आगे की तरफ रहेंगी तो L3 L4 से डिस्क प्रॉब्लम में है जी। L4 L5 में पिंडरियों की तरफ और हैमस्ट्रिंग की तरफ पेशेंट को चिमचिमा मुंगी आती है। तो ये स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि पूरे पैर को आएगी। बहुत बार साइटिका है तो लोगों को लगता भी आता है हैंड्स, फीट, C4 C5 में जी रहेगा तो हाथ को आएंगी, C5 C6 में इनर पार्ट ऑफ द हैंड, लेटरल पार्ट ऑफ द हैंड में L7 C7 सॉरी। तो ये हमेशा हर एक डिस्क में से गादी बाहर रहती है, तो हर एक गादी का अलग अलग सप्लाई है। तो ग्रेड 4 में पेशेंट को नमनेस रहता है, अच्छा, और ग्रेड 5 में पेशेंट की पैर में की चप्पल फिसल जाती है। तो साइटिका का जो प्रवास है वो स्टार्ट द पेन फ्रॉम द बैक टू द पैरालिसिस ऑफ द लेग। ध्यान नहीं देंगे तो पैरालाइज हो जाता है पैर बहुत बार। फिर कुछ पेशेंट का पेशाब का कंट्रोल चले जाता है, कुछ पेशेंट का मोशन का कंट्रोल चले जाता है, कुछ पेशेंट बेडेंट होता है हमेशा के लिए, बेडेंट हो जाता है। हाँ, तो ये साइटिका देखने को शुरुआत में बहुत क्यों होता है सर? ये होने का रीजन है, एक तो पहली बात है ट्रॉमा, आगंतुज आ जा रहे हैं, ये आगंतुज बीमारी। आगंतुज का मतलब है मैकेनिकल इंजुरी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ पुल पुश, जोर से कुछ उठाया, जिम में कुछ हेवी सामान उठा लिया, मार दिया तो भी बहुत पेशेंट मिलते हैं। कुछ गैस का सिलेंडर उठा दिया, कुछ हेवी उठाया और रखते समय गलत तरीके से रख दिया, उसके वजह से झटका बैठ के गादी बाहर आती है। तो साइटिका ये ठीक होता है ग्रेड 5 तक, डिस एक्सक्लूजन के केस तक वो पूरा 100% ठीक होता है। उसके अलग अलग हम लोग मैनुअल थेरेपी उसमें देते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जी 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 सर, साइटिका के लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है अभी, जो ये मेजर प्रॉब्लम इतना बढ़ता जा रहा है हर जगह?
साइटिका का मेन रूट कॉज पहले डायग्नोस करना चाहिए कि साइटिका होता क्यों है। कि बहुत बार क्या होता है, कुछ पेशेंट में मस्कुलर पेन रहता है, कुछ पेशेंट में पेन ड्यू टू फेशिया मिसअलाइन होता है, फेशिया में नोड्स बन जाते हैं, कुछ पेशेंट में कैलोजन फाइबर की नोड्स बन जाते हैं और उसके वजह से मसल के ऊपर प्रेशर आता है। कुछ पेशेंट में नर्व डैमेज हो जाती है, डीजनरेशन होता है, वहाँ पे बोन के जो दो बोन में का अंतर कम होता है, कुछ बार बोन पीछे आते हैं, वर्टेब्रल सेगमेंट जो है वो बहुत बार साइटिका में राइट साइड पीछे आती है, लेफ्ट साइड पीछे आती है, कभी कभी राइट साइड ऊपर जाती है, लेफ्ट साइड ऊपर जाती है। तो हमें हमेशा रूट कॉज पहले पता होना चाहिए कि किस वजह से साइटिका है। हर एक पेशेंट का रूट कॉज अलग रहता है। इफ सिम्टम इज सेम बट रूट कॉज इज डिफरेंट, तो हमेशा प्रायोरिटी यही है कि कभी कभी विसरल ऑर्गन मिसअलाइन होते हैं कुछ पेशेंट में, जैसे कि लीवर है, लीवर का खुद का मूवमेंट ऊपर जाना, अंदर की तरफ जाना, वापस नीचे आना, ये कंटिन्यू चालू रहता है 24/7। बट पेशेंट में क्या होता है, लीवर के लिगामेंट टाइट होते हैं, उसके वजह से राइट साइड के थोरैकोलम्बर पे भाग में पेन रहता है, कमर में पेन रहता है राइट साइड में। स्प्लीन के लिगामेंट टाइट हो जाते हैं और उसके वजह से लेफ्ट साइड में पेन होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में लीवर का अपर पोल जो है वहाँ पे लिगामेंट टाइट होता है, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और उसके वजह से गर्दन में पेन रहता है। तो हमेशा रूट कॉज जो है अलग अलग है हर एक पेशेंट में, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। उसमें अलग अलग मैनुअल थेरेपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिसका पोस्चर मिसअलाइन हुआ है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट जब भी साइटिका का आता है तो उसकी कमर टेढ़ी होती है। कुछ पेशेंट में शोल्डर्स आगे की तरफ चले गए हैं, रिबकेज नीचे की तरफ गई है, बटक्स का भाग ऊपर की तरफ आ गया है, तो उस पेशेंट में हम लोग फेशियल मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट देते हैं। फेशियल मैनिपुलेशन में टोटल 10 सीरीज का ट्रीटमेंट है, 10 सीरीज है, और हर एक ट्रीटमेंट को कम से कम 3 घंटा लगता है। वो 1 घंटे में 130 मसल को रिलीज किया जाता है। फर्स्ट सेशन इज ब्रेथ मसल। ब्रेथ के जो मसल्स है बॉडी में 100% ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यू कैन नॉट इजीली ब्रेथ। हम ब्रेथ कर रहे हैं, अभी हमको लगता है सबको हम लोग अच्छा ब्रेथ कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट गुड ब्रेथ लाइक 100% ब्रीदिंग प्रॉपरली। यस, 100% ब्रीदिंग हर एक पार्ट को होना चाहिए। जैसे हमारे फिंगर्स है तो 100% वहां पे भी ब्रीदिंग चालू रहता है कंटिन्यूअस। हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को हम लोग ब्रेथ के जितने भी मसल बॉडी में काम करते हैं उसको हम रिलीज करते हैं फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में हम लोग फूड बैलेंस करते हैं। फूड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको फूड का मैपिंग करना है घर पे। जितने भी पॉडकास्टर आज लोग देख रहे हैं उन लोगों ने खड़ा होना है, A4 का पेज आपके पैर के नीचे रखिए, पेंसिल से मार्किंग करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके दोनों पैर सही है या गलत है। दोनों के डायमीटर अलग अलग रहते हैं। तो फूड बैलेंस करते हैं, फूड के मसल रिलीज करवाते हैं, तो साइटिका का पेन 50 to 90% कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ योर फीट इज बैलेंस विद द ग्रेविटी, योर हिप इज ऑल्सो बैलेंस, योर शोल्डर ऑल्सो बैलेंस। थर्ड सेशन जो है उसमें हम लोग लैटरल लाइन बैलेंस करते हैं। लैटरल लाइन के जितने भी मसल है, जैसे टेंसर फेशिया लाटा है, फिबुला के मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम मसल है, सेरेटस एंटेरियर मसल, साइड के जो मसल्स है वो पूरे बैलेंस किए जाते हैं। फोर्थ सेशन में कोर के मसल, अंदर के मसल और ऑर्गन बैलेंस करते हैं। फिफ्थ सेशन में पूरा आगे का बॉडी, 6 सेशन में पीछे का बॉडी, 7 सेशन में हेड नेक बैलेंस। इसको बोलते हैं फेशियल मैनिपुलेशन। दैट ट्रीटमेंट रीअलाइन द योर स्ट्रक्चर, रीअलाइन द बॉक्सेस ऑफ एवरी। हम पूरे बॉडी को ग्रेविटी के शेप में लाते हैं। बहुत बार पेशेंट जो टेढ़ा हुआ है वो सीधा होता है बिकॉज ऑफ फेशियल मैनिपुलेशन। सेकंड ट्रीटमेंट इज विसरल मैनिपुलेशन, जिसमें हम लोग पेशेंट के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल रूट कॉज कहाँ पे है। बहुत बार क्या होता है, रूट कॉज इन द ब्रेन बट प्रॉब्लम इन द बैक। रूट कॉज इन द वाइट ड्यूरा मैटर, फ्रंटल कॉर्नल सूचर्स, हमारे ब्रेन के ऊपर सूचर्स रहते हैं और वो सूचर का मूवमेंट ठीक तरह से नहीं होता है और उसके वजह से साइटिका का तकलीफ होता है। हम ब्रेन को ठीक करेंगे, साइटिका ठीक होती है। अच्छा, ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है। और जिनको भी ये इसमें ज्यादा देखना है, अब प्लेगर यूनिवर्सिटी जो है उनका वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। वैसे हम लोग फिर देखते हैं कि इफ द प्रॉब्लम इन विसरल ऑर्गन, इफ द प्रॉब्लम इन द विसरल ऑर्गन, बहुत बार कभी कभी डिओडिनम में प्रॉब्लम रहता है। क्या होता है, हर एक का जॉब स्टाइल जो है, हर एक का दिन भर का सोचने का तरीका अलग अलग रहता है, अलग है। और
सोचने का तरीका, वर्किंग विथ सोचना। ओके। सोचने के वजह से वहाँ पे जो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन में इमोशन सब चले जाते हैं। जो बैंकर्स है उनका डिओडिनम बहुत बार ठीक तरह से नहीं चलता है। जिसके घर में अभी एक पेशेंट बीच में आई थी, उनके घर में 5 से 6 लोगों का डेथ हो गया था, और 5 से 6 लोगों का डेथ होने के वजह से उनका राइट किडनी के ट्रॉमा हो गया, और उसके वजह से बैक पेन था, साइटिका पेन जी। तो उनके किडनी में सब इमोशन हमको रिलीज किए हम लोगों ने, उनका बैक पेन ठीक हो गया। मतलब हर एक पेशेंट का रूट कॉज अलग अलग है साइटिका में। तो हम लोग वैसे विसरल मैनिपुलेशन में अलग अलग ऑर्गन बैलेंस करते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रिया, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। सीकम मतलब यस, सीकम इज द आयुर्वेद में उसको पक्वाशय बोलते हैं। पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोतास्त्री स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। पक्वाशय जो है हमारे बॉडी में का सब वायु का मेन स्थान हुआ है। हर एक जॉइंट में जो पेन होता है, संधिवात में पेन होता है, इफ संधिवात में पेन है, कुछ अलग अलग वात व्याधि जो है उसमें पेन है, तो वो पक्वाशय आप जब तक ठीक नहीं करोगे तो पेन आपका कम नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में सब दवाइयाँ पक्वाशय के ऊपर देते हैं। जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण लोगे तो पेन कम होता है, अलग अलग गुगुल कल्प लोगे तो पेन कम हो जाता है। तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में पेशेंट की नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देख के एक्चुअल में अभी कौन से दोष बिगड़ गए हैं उस हिसाब से आयुर्वेदिक इलाज और आयुर्वेदिक दवाइयाँ पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जी जी। साइटिका अगर अवॉइड करना है तो वो कैसे हो सकता है? आपने ऐसे बताया, और अब ये प्रॉब्लम हम मेजरली देखते हैं। किस उम्र से देखते हैं सर आप? ये क्या सिर्फ एक सर्टेन एज में होता है या? इसको पहली बात है एक्सरे निकालना चाहिए। कुछ भी पेशेंट का बैक पेन है आपके पास, छोटे से छोटा पेशेंट साइटिका के लिए, यंगेस्ट व्हाट एज? 3 साल से लेके 3 साल के बच्चे को भी साइटिका का प्रॉब्लम है? देखो, कुछ गिर गया झाड़ में से, ऊपर से गिर गया। अच्छा। कभी कभी बेड के ऊपर से गिर गया नीचे, और उसके वजह से स्पाइन टिल्ट हो गया। कभी कभी शूज, एक बड़ा शूज रहता है और एक छोटा रहता है, और वही शूज वो लोग 2 साल इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके वजह से एक केस स्टडी मेरे पास आ गई थी कि उसको बैक पेन स्टार्ट हो गया, उसका पेल्विस शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग शूज। So much important, but how can you get wrong shoes? अभी फैक्ट्री का वो प्रोसेस करते समय वो गलत ऊपर नीचे हो गया साइजेस। बाप रे, कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। हर एक कैसा है, आप जो स्टूल इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो सोफा इस्तेमाल कर रहे हो, हर एक का बैलेंस होना चाहिए। आप टेढ़ा बैठ के जब काम कर रहे हो तो उसका प्रॉब्लम इन फ्यूचर में आपको होने वाला है। जी जी जी। क्योंकि वो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। आप बेड इस्तेमाल कर रहे हो, रोज बेड इस्तेमाल करना ही, आपको सोना ही है। बेड गलत रहेगा तो तकलीफें होने वाली है। करेक्ट सर। जब आप बेड की बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि बेड, अगर प्रॉपर बेड नहीं हो या प्रॉपर मैट्रेस नहीं हो, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टू स्लीप ऑन मैट नीचे। काफी लोग हम देखते हैं कि जमीन पे सोते हैं एक दरी लगा के। सो ये कितना सही है सर? मैट्रेस कितना रोल प्ले करता है स्पाइन की प्रॉब्लम्स में? एक तो पहली बात है, जो भी मैट्रेस इस्तेमाल करने वाले हैं वो सर से लेके पैरों तक वो एक ही अंतर का होना चाहिए, एक ही जाड़ी का होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम लोग कॉटन का गादी इस्तेमाल करते हैं और एक 4-5 साल के बाद देखते हैं वो कॉटन बीच में का नीचे गया रहता है गादी। बीच का नीचे चला गया, बीच में का भाग पूरा नीचे चला जाता है, दोनों भाग ऊपर रहते हैं, उसके वजह से बैक पेन होता है। तो नीचे भी सोओगे तो सो जाओ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सही तरीके से 2 इंच का माप है तो सर से लेके पैरों तक वो 2 इंच का ही अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गर्दन का भाग बहुत बड़ा लिया है और पैरों का भाग बहुत छोटा लिया है, तो उसके वजह से तकलीफें होती है। अच्छा, सो मैट्रेस प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे आ गए ना डॉक्टर्स मैट्रेस। मेमोरी फोम का मैट्रेस जो है 2 इंच का मेमोरी फोम और 2 इंच का आप कॉटन फोम या जाड़ फोम इस्तेमाल लेते हो तो वो अच्छा है। 4 इंच का गादी चाहिए। अच्छा सर, ये जो आप साइटिका की बात कर रहे थे अभी, अगर मान लीजिए किसी को साइटिका का प्रॉब्लम है, एनी फीमेल, अ मैरिड फीमेल, उसको साइटिका का प्रॉब्लम है, तो उस समय क्या बच्चा प्लान करना चाहिए?
पहले डायग्नोसिस करना चाहिए कि एक्चुअली साइटिका पेन इज ड्यू टू मस्कुलर है या सचमुच रीढ़ की हड्डी की गादी बाहर आई है। वो डायग्नोस करने के लिए एक्सरे पहले निकाल के लेने चाहिए। एक्सरे निकालने के बाद पता चलेगा वो शिफ्टिंग है बोन, क्या अलाइन है, मिस अलाइन है। दूसरी बात है उसका एमआरआई निकालना चाहिए, गादी कितने % बाहर है। इफ गादी इज 10% बाहर है तो यू कंसीव। इफ गादी इज मोर देन 10%, ग्रेड 2 पे है, डिस्क बल्जिंग है, हर्निएशन है और पोट्रूजन है, तो आपको वेट एंड वॉच वो गादी को अंदर जाने के लिए मैनुअल थेरेपी ले लो और उसके बाद आप कंसीव करो। आप डिस्क पोट्रूजन है और आप बच्चा कंसीव कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत बार क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है तो वहाँ के मसल पुल होना स्टार्ट हो जाता है और उसके वजह से बैक पेन बढ़ता है। और कुछ पेशेंट में उस समय मैंने देखा है कि बीपी फिर फ्लक्चुएट होता है पेन की वजह से। पेन एग्रीवेट इतना होता है कभी कभी कि पेशेंट को समझता ही नहीं है कि क्या करूँ अभी। कभी कभी 2-2, 4-4 पेन किलर लोग खाते हैं लेकिन वो पेन प्रेगनेंसी में तो अलाउड नहीं होता। अलाउड नहीं, लेकिन पेन ही उतना रहता है। फिर बच्चा, एक तो बच्चे की जान बचाना है, नहीं तो माँ का पेन कम नहीं होगा, तो उसके पेन के वजह से बहुत बार एबॉर्शन हो जाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने खुद ने। 2-3 पेशेंट अबॉर्ट हो गए बिकॉज ऑफ पेन इज वेरी सीवियर पेन। जी वो अटैक आ जाता है पेन का, और वो अटैक एक्यूट इतना आता है तो पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है उसमें। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं उसको पहले ट्रीट करें साइटिका के इशू को। एक्सरे एमआरआई निकाल के यू हैव टू फर्स्ट डायग्नोस इट एंड देन इफ डिस्क बल्जिंग है तो यू कैन प्लान इट। इफ देयर इज अ हर्निएशन यू स्टॉप, टेक अ मैनुअल थेरेपी, उसको पूरा अंदर जाने दो और उसके बाद प्लान करो। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग साइटिका, इफ द पेशेंट इज डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन और डिस्क पोट्रूजन है तो आप इंटरकोर्स कर सकते हो। इंटरकोर्स करते समय जो भी महिला है या जो भी पेशेंट है, इफ पेशेंट इज मेल और फीमेल, उनको सहन हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उन पोजीशन में आप सेक्स करिए। If the position is very difficult to that patient, it is a very फिर उसके बाद पेनफुल रहेगा। कभी कभी आप कमर के नीचे पिलोज इस्तेमाल करो तो पेन कम हो जाएगा इन फीमेल पेशेंट। इन मेल पेशेंट आपको ग्रेड एक्सक्रूजन नहीं है, डिस एक्सक्रूड पूरा हुआ है, पूरा मसल स्पाजम में है, तो वेट फॉर 1 month 2 month, स्पाजम चले जाए उसके बाद यू कैन इंटरकोर्स। अदरवाइज क्या होता है, बहुत बार इंटरकोर्स करते समय ही मसल लॉक हो जाते हैं और उसके वजह से बहुत पेशेंट मैंने देखे एट द टाइम ऑफ डिस्क एक्सक्लूड हुआ है, पूरा स्पाजम है और इंटरकोर्स कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स मसल पूरे गोळा आता है, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला गोळा, एक पूरा मसल टाइट हो जाते हैं पिंडलों के और हैमस्ट्रिंग के, और उसके वजह से पेन एग्रीवेट होता है। तो इट इज अ पेशेंट को सोच समझ के करना है कि आपको बाबा पेन नहीं है, स्पाजम नहीं है, तो यू कैन डू इट। जी सर, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि साइटिका अवॉइड करना है लोगों को, क्योंकि अब हमने देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से, सो कैसे अवॉइड करना चाहिए सर? अवॉइड करने के लिए एक तो कॉन्शियसनेस चाहिए पहली बात, कि मेरा एज क्या है और मेरा एज के हिसाब से मेरे मन में विचार है क्या नहीं, मेरा एज क्या है, मेरे मन में क्या थॉट आ रहे हैं और मेरे मन में जो थॉट आ रहे हैं वो मेरे एज के हिसाब से है क्या नहीं। सपोज एज 40 है और मैं बच्चे जैसे आदतें या बच्चे जैसे शरारतें करूँ तो तकलीफें बढ़ती है जी। बहुत बार क्या होता है 55 एज है और लोग बोलते हैं कि मैं मैराथन पे 100 किलोमीटर चलूँ, अभी तक कभी चला ही नहीं हुआ और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा एज क्या है खुद ने डिसाइड करना है, मेरा एज क्या है, और एज के हिसाब से आप कुछ भी करो, कॉन्शियसनेस लाके जो भी करोगे समझ के, थॉट लाके दिमाग में थॉट करके करना है। कुछ भी चीज़ें, बैठ रहे हो तो कैसे बैठना है, सो रहे हो तो कैसे सोना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ भी चीज़ें ज़्यादा करने को जाओगे, अति तिथे माती मराठीमध्ये म्हणे, ज़्यादा करने को जाओगे तो उसके तकलीफ होने वाली है। आप गलत करोगे, उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में। प्रज्ञापराध मतलब क्या, गलत तरीके से बार बार कुछ भी चीज़ें करना और उसके वजह से फिर बीमारियां स्टार्ट होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कुछ भी चीज़ें करो तो ध्यान दे के, समझ सोच के, विचार कमीत कमी विचार करायचे। विचार, अति चिंता, अति विचार, अति स्ट्रेस कम से कम करो तो अपने आप व्याधि कम होने वाला है जी। स्ट्रेस की वजह से ही, स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ एवरी जो अपने पास है, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ये देखो, हर एक की सोच, हर एक का रहन खान पान अलग है।
आपको जो मिल रहा है, आपका जितना आपकी आमदनी है उस तरह से रहना सीखो। संतुष्ट। आज लोग संतुष्ट है नहीं, उसके वजह से तकलीफें बढ़ते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं, उसके वजह से फिर नींद नहीं आती है, उसके वजह से इनडाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो अपने को खुद को ध्यान में रखना है, समाधान में रहना है, और जो घट रहा है वो गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, जब बैक पेन में जैसे अब स्लीपिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए? हर एक का स्लीपिंग पोजीशन इज वेरी डिफरेंट। कोई पेट के बल सोता है, कोई ऐसे तिरछा होके सोता है, तो स्लीपिंग पोजीशन कैसे होना चाहिए? देखो, सोते समय हमेशा ध्यान में रखना है, एक तो पीठ पर सो गए वो बहुत अच्छा है, पीठ पे सोना है डायरेक्टली स्ट्रेट। जिनको पीठ पे नहीं सो पा रहे, एक आधा घंटा पीठ पे सो जाओ, आधा 1-1.5 घंटा फिर लेफ्ट साइड पे सो जाओ, वन साइडेड ऑन द लैटरल बाजू, लेफ्ट साइड पे आपको सोना है। फिर आपको चेंज करना है पोजीशन, तो राइट साइड पे एक आधा घंटे सो के वापस लेफ्ट साइड पे, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड पे सोने की कोशिश करना है। अच्छा। और एक ध्यान में रखना, आप पेट पे सोओगे तो तकलीफें बढ़ती है, इंडाइजेशन बढ़ता है, बहुत बार लिगामेंट टाइट हो जाते हैं पेट के, और उसके वजह से इंडाइजेशन होता है जी। तो हमेशा पीठ के ऊपर सोने की आदत लगाना है आपको। जो कुछ लोगों को रहता है कि बाबा मैं पेट पे ही सोता हूँ तो ही मेरे को नींद लगती है, लेकिन आप कॉन्शियसनेस लाओगे कि नहीं मैं पीठ पे सोऊंगा। एक दोहा है, मराठी में है वो, मैं मराठी में, पाठीवर झोपतो तो योगी, पाठीवर झोपतो तो योगी, डाव्या कुशीवर झोपतो तो निरोगी, उजव्या कुशीवर झोपतो तो रोगी, आणि पोटावर झोपतो तो भोगी। अच्छा। पीठ पे है, इसलिए सोते समय हमेशा पीठ के ऊपर सोना है। पीठ पे सो जाओगे तो नींद अच्छी होती है, और पूरे शरीर में स्वप्न जो है रात को डिस्टर्बेंस कम हो जाते हैं। जी 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 जी। सर, ये हो गई बैक की प्रॉब्लम। अब बैक की प्रॉब्लम की वजह से ना गर्दन में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, चक्कर भी आने लग जाती है। इट इज को रिलेटेड है ना, डिजीनेस। सो एक बात बताइए, ये जब हम सोने की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे हो जाता है कि नींद में से उठते हो ना आप, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, यू नॉट एबल टू मूव योर नेक, मसल पुल हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है सर? ये भी स्लीपिंग पोजीशन की वजह से होता है कि आप सोए नहीं बराबर, कि आपकी गर्दन में पेन होने लग गया है? यस, इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग पिलोज आपने इस्तेमाल किए हैं, या रॉन्ग पोस्चर में आप सो गए बहुत देर तक, उसके वजह से मसल लॉक हो जाते हैं। और मसल लॉक होना, इट इज ऑटो इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में जब भी डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ के मसल अपने आप स्टिफ हो जाते हैं। तो उस समय आप पहली बात करोगे कि नाक में एक बूंद पानी छोड़ो। अच्छा। तो तुरंत दोनों नॉस्ट्रिल में पानी एक बूंद छोड़ोगे तो तुरंत नेक का जो भी स्टिफनेस आया है वो चला जाता है। सही में? यस, इट इज लाइक दिस। यस, आपको पीठ पे ऊपर सोना है, 2 बूंद, 1 बूंद 2 बूंद आपको दोनों नॉस्ट्रिल में पानी छोड़ना है। अब सर मुझे एक बात बताइए, जैसे डेडलिफ्ट की वजह से भी बहुत बैक इशू होता है। महीने में मेरे पास कम से कम 12 से 13 डेडलिफ्ट के वजह से बच्चे, महिलाएं भी आ रही है, हाँ। और जेंट्स मेल पेशेंट भी आ रहे हैं जी। एक ध्यान में रखना, डेडलिफ्ट करो, लेकिन करते समय आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना है। आजकल क्या हो गया, इंस्टा पे देखते हैं बच्चे, उसने 200 किलो उठाया है, मैं 250 किलो उठाऊंगा। ये जो है 250 इज टू मच। लोग करते हैं दीदी, क्या होता है, तो बॉडी बिल्डर्स करें तो समझ में आता है, नॉर्मल पीपल जस्ट कांट डू इट। नॉर्मल पीपल करने को वो उनको ज्ञान नहीं रहता है, करने के जाने के बाद एक इंस्टा पे वीडियो डालने के लिए करते। तो कोई भी जिमिंग कर रहे हैं तो आप अच्छा ट्रेनर पहले कोई भी अच्छा ट्रेनर ले लो, उनसे सीखो और धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाओ। ऐसे डायरेक्टली एक ही दिन में अति साहस इज द वन रूट कॉज ऑफ द साइटिका। जी, because of the gym problem, sir, sorry, because of the deadlift. Yes. So, और क्या फीमेल्स ने कितना उठाना चाहिए आजकल? जैसे आपने बोला कि फीमेल ने, पहली बात है कि पीरियड की, मुहवारी के जो टाइम है 4 दिन पीरियड के है, उस समय शवासनी करो, और वो दिन छोड़ के बाकी के दिन हल्का, ये देखो दोनों व्यायाम चाहिए आपको, शाखागत भी व्यायाम चाहिए और कोष्ठगत भी व्यायाम चाहिए। शाखागत मतलब जिमिंग, और कोष्ठगत मतलब सूर्य नमस्कार जैसे, योगासन जैसे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक दिन जिम करो आप, एक दिन सूर्य नमस्कार करो, एक दिन स्टैंडिंग आसनास करो, एक दिन पेट के ऊपर के सोने के आसन करो, एक दिन पीठ के ऊपर के आसन करो। ओवरऑल एवरी स्ट्रक्चर हैज मोबिलिटी। जी, आपको हर एक स्ट्रक्चर की मोबिलिटी बढ़ानी है, हर एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना है।
आप सिर्फ हाथ के ऊपर काम करोगे तो पैरों के मसल वीक हो जाओगे। करेक्ट। पैरों के मसल के ऊपर काम करोगे, कोर के मसल तुम्हारे पूरे स्टिफ हो जाएंगे। तो पूरे बॉडी को रीअलाइन करना है। एवरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू। जी जी जी। सिर्फ एक के ऊपर ध्यान नहीं रखना कि मैं सिर्फ यही बढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अब हम बात करते हैं, आपने बताया कि ये जो साइटिका का प्रॉब्लम है या बैक पेन है या रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक्सरे और एमआरआई के बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना, कि जांच पहले करवाओ, पहले yes. रिपोर्ट्स निकलवाओ एक्सरे की। सर अब ऑडियंस के लिए आप ये बताइए कि एक्सरे और एमआरआई में क्या फ़र्क है? एक्सरे जो है वो पूरे बोन का अलाइनमेंट दिखाता है जी। अंदर के बोन कैसे है, आगे से और पीछे से और लैटरल बाजू से। जी। बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि एमआरआई निकाला है मतलब डायग्नोसिस हो गया। ऐसे नहीं है। बहुत बार पेशेंट में क्या होता है, एक्सरे जो है वो पूरा तुम्हारा पेल्विस दिखाता है कि पेल्विस आगे की तरफ गया है, पीछे की तरफ गया है, क्या नॉर्मल है। बोन का अलाइनमेंट, बोन का स्ट्रक्चर सब कैसा है वो एक्सरे में पता चलता है। और गादी जो है, दो वर्टेब्रल सेगमेंट की जो रीढ़ की हड्डी के बीच में की जो गादी है पानी की, वो पानी की गादी कितनी बाहर आई है वो एमआरआई पे पता चलता है। और एमआरआई में और कुछ माउस की गुठलियां बन गई है क्या, कुछ कैंसर जैसी बीमारियां है क्या, ये आपको एमआरआई से पता चलता है। तो हमेशा दोनों निकलना है और दोनों से डायग्नोस करने के बाद ही डिसाइड करना है कि क्या करना है। जी। डिस्क हर्निएशन रिपोर्ट में आ गया, डिस्क प्रोट्रूजन आ गया है, हेमेंजियोमा आ गया है, तो डरने की कुछ जरूरत नहीं है। वो विदाउट ऑपरेशन ठीक होता है मैनुअल थेरेपी से। अच्छा, सो मैनुअल थेरेपी से हो मैनुअल सकता थेरेपी है से, ये? यस, इट इज अ इंटीग्रेट। आप इस्तेमाल करते हो, विसेरल भी कर रहे हो, फेशियल मैनिपुलेशन कर रहे हो, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्रायोप्रैक्टर कर रहे हो, आयुर्वेद कर रहे हो और योग कर रहे हो। योग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सर इतना हम जो बैक इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने एक जो एकदम शुरुआत में बात की थी कि बैक प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम इसलिए भी होता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड गैस। तो मेरे को एक बात बताइए कि ये प्रॉब्लम जब होती है लोगों को, तो जब विच टॉयलेट इज गुड, क्या इंडियन टॉयलेट सही होते हैं, भारतीय टॉयलेट, द वे ऑफ सिटिंग, या फिर वेस्टर्न टॉयलेट? इंडियन टॉयलेट इज 100% गुड मैम। बेसिकली क्या होता है, इंडियन टॉयलेट में आप जब दोनों पैर फोल्ड करके बैठते हो तभी अपने आप वायु का वेग अपने आप आ जाता है। आप वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करोगे तो बहुत बार क्या होता है, आपको कूदना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, और वो जोर लगाने की वजह से पाइल्स की तकलीफें आजकल बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ इंडियन टॉयलेट इज वेरी गुड। और सब लोगों ने इंडियन टॉयलेट का घर में एक इंडियन टॉयलेट रखना ही है। जो लोगों में ठीक है पैर फोल्ड नहीं हो पा रहे, बुढ़ापा आ गया है, ओल्ड एज की वजह से नहीं हो पाता है, यू कैन यूज वेस्टर्न। जी। सर बोन टीबी भी हमें देखने मिलता है काफी लोगों के बीच, और बोलते हैं उसको। जी जी। और सर उसका क्या ट्रीटमेंट है, और ये भी मतलब दवाइयों से तो ट्रीट हो ही जाता है? बोन टीबी में क्या है, AKT नाम की दवाई गवर्नमेंट अभी सप्लाई कर रहे हैं हर एक हॉस्पिटल में और हर एक सिविल हॉस्पिटल में। लेकिन उसके साथ बहुत बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ बोन टीबी बहुत बार पेशेंट पहले मेंटली थक जाता है कि टीबी सुन के वो जी। बहुत बार लोगों को लगता है कि अभी पेशेंट को खांसी आ जाएगी, बलगम गिरेगा, फिर उसके साथ सोना नहीं है, उसके साथ खाना नहीं है। बहुत बार फिर घर वाले लोग उनको अलग रूम में बैठा देते हैं। तो एक ध्यान में रखना, बोन टीबी जो है वो संसर्गजन्य नहीं है। एक दूसरे के साथ बैठने के बाद बोन टीबी होता नहीं है, स्पाइन का टीबी स्पेशली। इट इज नॉट कंटेजियस। यस। तो पहली बात है, बोन टीबी ठीक होता है। उसको जो पेन है बोन टीबी का, उसमें हम लोग क्रायोप्रैक्टर और फेशियल मैनिपुलेशन नाम की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत काफ़ी राहतगर है कि उसमें 100% उनका पेन कम हो जाता है। मेनली क्या होता है, बोन टीबी के वजह से खड्डे गिर जाते हैं बोन में और बोन एक दूसरे को लग जाते हैं। उसके वजह से पेशेंट को एक महसूस होता है कि हमेशा किसी ने पकड़ लिया है पीठ को। तो उधर हल्का हल्का मसाज करना, शेंगदाना ऑयल जो है उसका मसाज करोगे तो उधर मूंगफली का मसाज करेंगे तो वहाँ का पेन कम होता है और स्टिफनेस चला जाता है। और वहाँ पे घर पे स्टीम देना। उसके साथ इफ देयर इज अ पेन, ये करने के बाद भी पेन नहीं जा रहा है तो उधर क्रायोप्रैक्टर और फेशियल मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट दोगे तो वो टीबी का तकलीफ है और उसके वजह से होने वाले सिम्टम्स वो कम हो जाते हैं एंड इट्स पेशेंट इज हैप्पी। बोन टीबी में भी खांसते हैं? नहीं खांसते। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लोगों का एक गलत फहमी है, मिथ है कि लोगों का है कि टीबी हो गया है तो अभी खांसी आती है। सर जैसे
बैठने की पोजीशन हो गई हमारी या उठने की पोजीशन हो गई, वी हैव लॉट ऑफ बैक प्रॉब्लम, राइट? तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बोलते हैं कि बैक सर्जरी करना ही पड़ेगा, लेकिन जनरली आम जनता में हम क्या देखते हैं ना कि वो रीढ़ की हड्डी में जब प्रॉब्लम होती है तो हम उसको पेन किलर्स लेते हैं, हम अवॉइड करते हैं, रेली स्प्रे या कोई स्प्रे लगा दिया, वी कीप अवॉइडिंग until the pain is very much कि अनबेरेबल पेन हो रहा है। और जब अनबेरेबल पेन होता है तो एक डर होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर बोलता है सर्जरी करना है, फिर वो एक डर बैठ जाता है। लेकिन आप जो है आप अपने क्लिनिक्स में या जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसके ज़रिए आप बोलते हैं कि 100% विदाउट सर्जरी आप ठीक कर रहे हैं लोगों को। सो हाउ आर यू डूइंग दैट? ये 100% दावा कैसे आप ठोक बजा रहे हैं? एक ध्यान में रखो, शास्त्र अलग है, शास्त्र की सीमा अलग है। एलोपैथी साइंस जो है वो अलग है और मैं जो काम कर रहा हूँ वो अलग है। एक ध्यान में रखो, हर एक शास्त्र की मर्यादा अलग अलग है। आप देखोगे हर एक शास्त्र जो है वो अलग है। मतलब आप एलोपैथी साइंस पे जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, लैमिनेक्टोमी मतलब डिसेक्टोमी मतलब डिस्क कट करते हैं। जो भी डिस्क बाहर आई है उसको वो लोग कट करते हैं, लेकिन दो डिस्क में का अंतर नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैनुअल थेरेपी जो दे रहे हैं, मैनुअल थेरेपी में बेसिकली क्या करवाते हैं तो वहाँ के मसल को रीअलाइन करते हैं। जो वर्टेब्रल सेगमेंट पीछे आ गए, नीचे आ गए, उसको वापस उस जगह पे लेके जाते हैं। रीअलाइन द स्ट्रक्चर, रीअलाइन द मसल, रीअलाइन द ऑर्गन के लिगामेंट्स और वहाँ का ताकत बढ़ाते हैं। तो उसके वजह से आजू बाजू का जो प्रेशर है डिस्क के ऊपर आया हुआ वो कम होते जाता है। और जैसे जैसे पेशेंट 6 से 7 महीने में पूरा डिस्क वापस गया, ऐसे कम से कम 6 से 7 हजार MRI हमारे क्लिनिक में है। अच्छा। कि जिनको हाईली रिकमेंडेड सर्जरी, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हो गया, वो दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या होता है, जो भी पेशेंट आते हैं उनसे ही हम लोग सीखते हैं कि क्या फायदा, कितना महसूस उनको हो रहा है। जो पेशेंट को हाईली रिकमेंडेड सर्जरी बोला था, कम से कम 5 से 6 डॉक्टर ने, वो जिनके एपिकैनोल 5-4 थे, नॉर्मल एपिकैनोल रहता है 14, वो हमारे पेशेंट में एपिकैनोल 16 तक हम लेके गए। जी। तो ये बिकॉज ऑफ मैनुअल थेरेपी हो रहा है। इफ पेशेंट विलिंग, उसकी इच्छा है कि मेरे को सर्जरी नहीं करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी कि मेरे को ठीक होना है, मन में भाव है। थर्ड प्रायोरिटी एक्सरसाइज मैं खुद करूंगा जितने भी डॉक्टर ने बताए हैं, और मैनुअल थेरेपी महीने में एक बार आके 3 घंटे का ट्रीटमेंट लूंगा। तो ऐसे 4 चीजें रहेगी तो ऑपरेशन बच जाता है। बिल्कुल। इसमें से 4 में से एक चीज भी नहीं रहेगी तो ऑपरेशन नहीं बचेगा। तो क्या होता है, ये बात हो गई अलग, लेकिन मैनुअल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप यूएस में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कनाडा में जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, तो ये ट्रीटमेंट पार्ट अभी वो कर रहे हैं उधर। सर इंडिया में और भी डॉक्टर्स हैं आप जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बहुत कम है, बिकॉज अभी आ रहा है ये ट्रेंड इंडिया में, ये ट्रेंड आ रहा है। क्रायोप्रैक्टर है, लेकिन बाकी के जो ट्रीटमेंट्स है, क्या होता है, स्पाइन में इंटीग्रेटर अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द पेशेंट हैज अ मस्कुलर पेन, यू गो फॉर मस्कुलर ट्रीटमेंट। यू हैव अ पेशेंट हैव फेशियल प्रॉब्लम, गो फॉर फेशियल ट्रीटमेंट। If a patient have a visceral problem, visceral treatment. If problem is neural, you go to neural treatment. क्या होता है, इंडिया में ये सब चीजें करने वाले अभी एक भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ क्रायो करने वाले लोग हैं। हम लोगों को मेरे 30 to 40 कोर्सेस अलग अलग डिफरेंट मॉडलिटीज पे हो गए, और इसको इंटीग्रेट करने के वजह से रिजल्ट है। इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायग्नोसिस जी स्पाइन में आयुर्वेद का बेस होने के वजह से बहुत बार क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को पैथोलॉजिकल चेंजेस समझ में ही नहीं आते कि कॉन्स्टिपेशन के वजह से बैक पेन है, वो उधर मसल स्ट्रेंथनिंग करते रहता है या अल्ट्रासाउंड लगाते रहता है या अलग अलग क्रायो का सेशन देगा, लेकिन आपका मेन फोकस कॉन्स्टिपेशन है और उसके वजह से बैक पेन है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो, बैक पेन ठीक हो जाएगा। तो बहुत बार ये चीजें क्या होता है, आजकल क्या हो गया, एलोपैथी डॉक्टर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसका काम उतना ही है सर्जरी। उसको जनरल पता ही नहीं रहता है कि किस वजह से ये और रूट कॉज है। और आयुर्वेदा के वजह से उसको, हम लोगों को आयुर्वेद ये मेरा बेस है और उसके बाद ये इंटीग्रेशन है, उसके वजह से ऑपरेशन बच जा रहा है।
जी सर. So thank you so much sir. Thank you for your time और thank you for all the information जो आपने आज हमारे साथ शेयर करी है. मुझे लगता है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, बैक पेन, साइटिका, टीबी, वी हैव डिस्कस्ड इट. और लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होंगे बैक पेन से रिलेटेड आपने सारे के ही जवाब दिए हैं आज. एंड वन गुड थिंग इज मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया 100% ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी. सो आपके रीढ़ की हड्डी में गर्दन दर्द या वॉट एवर बैक इश्यूज यू हैव लोअर बैक में वगैरह, सो वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स सर के हॉस्पिटल के बारे में, क्लिनिक के बारे में, कहाँ ट्रीटमेंट होती है, द नंबर्स, एवरीथिंग इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन. आप चेक कर सकते हैं और सर के पास जाइए ट्रीटमेंट के लिए. बिकॉज मुझे एक इंसिडेंट याद है जब हमें थोड़ा सा रिसर्च करना था और एक मीटिंग चल रहा था सर के साथ और वीडियो कॉल चल रहा था एंड ही showed us how he is doing the treatment. वहाँ पे एकदम अनजाने में ही this was not done or planned, but to my surprise जिनका ट्रीटमेंट कर रहे थे बड़ी ओल्ड लेडी थी और she started crying and she started thanking sir कि काफ़ी टाइम से वो इतने डॉक्टर्स के पास गई हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था एंड सर के पास वो हो गया. सो आई एम श्योर आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है बैक रिलेटेड वो आप सर के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए एंड इट विल बी सॉल्व. और अगर कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट्स एंड वी आर हैप्पी टू आंसर. सो सर अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सभी प्रेक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद. और जिनको भी पोस्चर प्रोग्राम सीखना है, बहुत ये अभी पॉडकास्ट में पूरे बातें हम नहीं बता सकते, तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोज है पोस्चर प्रोग्राम डॉक्टर विराज भंडारी डालो आप, तो उसमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है, वो पूरा वीडियोज हमने दिखाया. चलना कैसे उसके ऊपर पूरा वीडियोज है. मतलब मैं जब यूएस में था तभी हाउ टू वॉक का पूरा 7 days का सेशन था मेरा. हाउ टू वॉक we should actually do a session on how to walk. यस. हाँ, पीपल वुड लव टू नो कि वॉक कैसे करना है, रन कैसे करना है, ब्रिस्क वॉक कैसे करना है, राइट? यस. डाइट क्या खाना है, कैसे खाना है, उसका भी वीडियोस है. लड्डू कैसे खाना है, लड्डू कैसे घर पे बनवाना है, स्टीम कैसे लेना है, उसके सबके वीडियोस है. आप एक बार जिनको चाहिए वो देखो. थैंक यू सो मच एवरीवन. जी सर, वी हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ सोशल मीडिया हैंडल एंड यूट्यूब चैनल इन डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू अगेन. नमस्ते.